अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूं हस्साम हैदर। आज एक नई एपिसोड के साथ हम इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के इस ऑफ़िस के अंदर भी, और आप इस ऑफ़िस भी हम कह सकते हैं और रिसर्च सेंटर भी कह सकते हैं। हमारे आप बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं, यहाँ पे इनकी रिसर्चेस भी होती हैं, प्लस नई नई इन्वेंशंस भी की जा रही हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हासिल की जा रही हैं लोगों की तरफ से। और आज हम जिन शख्सियत के साथ मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद अली साहब। डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद अली साहब चेयरमैन हैं पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के। पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल में डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद अली PhD हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी UK से किया है इन्होंने, और पोस्ट डॉक्टरेट कनाडा और जापान से किया हुआ है। डॉक्टर मोहम्मद अली की तरफ जाएंगे। डॉक्टर साहब, औसाफ डिजिटल में आपको खुशामदीद। और आज हम आपसे वो रिवायती बातें तो नहीं करेंगे, हम बस आपसे ये ज़रूर पूछेंगे कि सबसे पहले तो माशाल्लाह से आप PhD मॉलिक्यूलर बायोलॉजी UK से हैं, एंड सेकेंडली आप पोस्ट डॉक्टरेट हैं कनाडा और जापान से। अपना ये एक्सपीरियंस भी बता दें एग्रीकल्चर के हवाले से जो आपने स्टडी किया, और माशाल्लाह से अब आप चेयरमैन हैं। आपके अचीवमेंट्स पे भी बात करेंगे, लेकिन स्टडी से लेके और उसकी इम्प्लीमेंटेशन तक आप अभी तक जो आपने सफ़र तय किया उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। शुक्रिया हसाम, आपने मुझे मौका दिया ये बात करने का। एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मेरी जो, अगर मैं अपनी बात करूं तो ये है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मेरी PhD है, और जापान से और कनाडा से, जैसे आपने बताया, ये मेनली ये है कि जो DNA बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है, जो हम जीनोमिक्स और जो जीन की बात करते हैं, तो उसके ऊपर मेरी सारी जो क्वालिफ़िकेशन के हवाले से या एक्सपीरियंस मेरा है। तो यहाँ पे जब पाकिस्तान, वहाँ पे मैं जॉब करते थे, मैं कनाडा में भी जॉब करता रहा हूँ। तो वहाँ से आके फिर पाकिस्तान में यही मेरी ख्वाहिश थी कि हम वही जो चीज़ें हमने वहाँ पे की हैं, दूसरे मुल्कों में जो सीखा है या जो काम किया है, उसको हम इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान में करें, और पाकिस्तान में भी उसी तरह से जो एडवांसमेंट हो और इनोवेटिव काम हम करें। कि मेनली ये है कि वहाँ पे जो बाहर कंट्रीज़ में वो प्लेटफार्म उनके पास हैं, वो अपने लोगों को एक प्लेटफार्म प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह की भी कोई क्वालिफिकेशन। अच्छा डॉक्टर साहब, कनाडा का आपने जिक्र किया है, तो कनाडा का बताइएगा, वहाँ पर आपने एजुकेशन किस यूनिवर्सिटी से, कौन सी स्टेट थी, कौन सा सिटी था, और फिर कहाँ पर आपको जॉब मिली? वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ गल्फ़ टोरंटो के साथ ही 1 घंटे की ड्राइव पे है, वहाँ पे मैं जॉब कर रहा था, पोस्ट डॉक भी उधर से की। तो कोशिश जो मैं बात कर रहा था कि यही थी कि ये सारी जो कुछ भी पढ़ा लिखा है, जो एक्सपीरियंस गेन किया है, वो हम पाकिस्तान में करें। तो यहाँ पे हमने एक वो प्रोजेक्ट वो लिखा, और वो PSDP से पाकिस्तान का जो प्लानिंग डिवीज़न का अदारा, तो वहाँ से ये एक प्रोजेक्ट, और मैंने यहाँ पे फिर ये जो आपके सामने जहाँ पे हम बैठे हैं, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर जीनोमिक्स एंड एडवांस बायोटेक्नोलॉजी, तो इसको इस्टेब्लिश किया। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये सारा, इसमें 28 लेबॉर्ट्रीज़ हैं, और एनिमल बायोटेक्नोलॉजी और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी पे हमारे साइंटिस्ट, जो हमारी टीम स्टूडेंट्स वो काम कर रहे हैं। तो इसमें जो 28 लैब्स में हमने डिफरेंट थीमेटिक एरिया पे काम कर रहे हैं, जो जीन ट्रांसफॉर्मेशन पे, नए जीन आइसोलेशन पे, क्रॉप्स को इम्प्रूव करने के लिए जो थ्रू जीनोमिक्स स्टडीज़, और फिर टिश्यू कल्चर के हवाले से, और एनिमल में जो वैक्सीन के हवाले से, डायग्नोस्टिक के डिफरेंट डिजीज़, जो वायरसेस, जो माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, इनके ऊपर हमारा वो काम। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे रूरल एरियाज़ में अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो वहीं पे ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी होती हैं, और फिर जैसे आपने बताया कि लाइफ स्टॉक और चीज़ें वगैरह, तो जैसे आपने बताया अभी वैक्सीनेशन का, तो अक्सर बहुत पसंद किया जाता है, जानवर रखे जाते हैं रूरल एरियाज़ में, हमारे देही इलाकों में, और लोग उनको बहुत दिलो जान से पाल पोस के बड़ा भी करते हैं, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा बीमारियाँ अभी भी पाकिस्तान में प्रिवेल कर रही हैं, और मतलब वो रहती हैं, दे आर नॉट वैनिश्ड और कुछ इस तरह से। तो आप ये बताइए कि आप लोग एंड यूज़र तक, जैसे आपकी रिसर्च है, चीज़ें हैं, उनको कैसे आप लोग पहुंचा रहे हैं, और आपकी क्या कोशिश होती है कि जो हमारा देही इलाकों का जो तबका है, या जो लोग हैं जो लाइफ स्टॉक के शौकीन हैं या रखते हैं, जिन्हें मजबूरी से या कारोबार के तौर पे जैसे भी रख रहे हैं, उन तक आप लोग एंड यूज़र्स को, उस एंड यूज़र को कैसे फ़ायदा पहुँचा रहे हैं? देखिए, जैसे आपने डिजीज़ की बात की है ना, तो जो लाइफ साइंसेस में जैसे ह्यूमन भी है,
और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो विद द टाइम डिफरेंट डिजीज़ेज़ नई इमर्ज हो रही होती हैं, और फिर नए थ्रेट्स हैं, चाहे एनवायरमेंटल कंडीशंस की हम बात करते हैं, जो क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसके हवाले से फिर वो उस तरह के डिफरेंट थ्रेट्स हैं। तो ये एक जो रिसर्च है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, और इसको अगर हम ये कहें कि भी एक चीज़ को हमने एड्रेस कर लिया ठीक है, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें फिर इमर्ज हो जाती हैं। तो और फिर जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो वैक्सीन की आप बात कर रहे हैं, तो DNA रिकम्बिनेंट वैक्सीन है या प्रोटीन बेस्ड है, या जो जिसकी एफिकेसी वो बेहतर होती है, तो उसके हवाले से अगर उस तरह से उन टेक्नोलॉजीज़ को हम इस्तेमाल करके हम वो अपना काम करें और रिसर्च करें तो बेटर प्रोडक्ट बनाते हैं। और अच्छा डॉक्टर साहब, आप कनाडा और जापान से आपका पोस्ट डॉक्टरेट है, यूके से आपने PhD की है, तो दे आर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ और वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको और हमें भी पता है कि बहुत एडवांस हैं वो लोग। अब हमसे वो ना सिर्फ एग्रीकल्चर में आगे निकल गए हैं, हमारे मुल्क को कहा जाता है जी पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन हमारे से वो रिसर्च में तो चले आगे हैं, लेकिन हम लोग उन पर इम्प्लीमेंटेशन लोगों पर नहीं करवा पा रहे हैं। आप लोग भी जितनी रिसर्च आपकी है, ऑफिसेज माशाल्लाह से हर चीज़ दे आर इट्स एक्सीलेंट, लेकिन मसला ये है कि एंड यूज़र हमारा या तो दे आर नॉट लिटरेट, उनका एजुकेशन का भी होता है थोड़ा सा तालीमी तौर पे, अगर वो भी उसको भी नज़रअंदाज कर दिया जाए तो वो इस तरफ आने के लिए तैयार नहीं है, नई जिद्दत को अपनाने के लिए तैयार नहीं है, या आप लोगों की या दूसरे महकमों की तरफ से कोई उनकी काउंसलिंग या उसमें कोई कमी है, इस पुल को कैसे पुर किया जा सकता है? ऐसी बात नहीं है, वैसे मैं आपको बताऊं कोई वो इतना भी हमारा वो नहीं है। बात यह है कि जो हमारे डिफरेंट जो पॉलिसीज़ और जो डिफरेंट बैरियर्स हैं वो बहुत सारी चीज़, अब अगर ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या US की हम बात करते हैं तो वो रिसर्च के ऊपर एक तो बात यह है कि वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और रिसर्च ऐसी चीज़ है कि वो बार बार आपको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट और जिसको कहते हैं रिसर्च है, रिसर्च तो आप बार बार सर्च कर रहे होते हैं। और फिर जो साइंस देखिए सारी दुनिया ने अगर तरक्की की है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से की है, और हमने ये देखना है, हम ये सोचें कि क्या टेक्नोलॉजी या साइंस के ऊपर या रिसर्च के ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट कितनी की है, कितना हमारा ओवरऑल फोकस। डॉक्टर साहब, इसी से फिर आगे आपकी बात से आगे बात बढ़ाते हैं, जो बजट दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से हर साल रिसर्च को या एग्रीकल्चर को, आप उससे मुतमईन हैं? मैं अपनी पहली बात को पहले जी प्लीज़ आप। वो यही है कि अगर उसको हम प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट करें तो फिर आपको इनोवेशन और न्यू आइडिया, न्यू टेक्नोलॉजीज़ और नई प्रोडक्ट्स को आप वो लेके आएंगे। और अगर उसी तरह से फिर दूसरी बात यह है कि जो आप बात कर रहे थे कि वो देखें हमारी, आप देखें कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो एग्रीकल्चर का ही एक अदारा है जिसने पाकिस्तान को बचाया हुआ है। पॉपुलेशन आज 40 साल पहले चले जाओ तो पॉपुलेशन आपकी कितनी थी, और अब कितनी पॉपुलेशन को आप फीड कर रहे हैं, और लैंड हमारे पास वही है बल्कि श्रिंक हो गई। जो हम प्रोडक्टिव लैंड को ये कॉलोनीज़ और सिटीज़ हमने यूटिलाइज और सोसाइटीज़ और वो बना के प्रोडक्टिव लैंड को देखें। शहर तो ऐसी जगह पे भी आबाद हो सकता है, किसी जगह पे भी नया शहर आबाद करना है ना, हाँ ना हो सके। और दूसरा ये है कि नया शहर, सारी चाइना ने बड़े नए शहर आबाद किए और दुनिया ने बड़े नए शहर आबाद किए हैं। तो अगर आप एक ऐसी जगह पे वहाँ पे कहीं यूनिवर्सिटी बना दें, कचहरी बना दें, हॉस्पिटल बना दें तो एक नया शहर आबाद हो जाता है। अगर तो लेकिन अगर साथ साथ अपनी जितनी भी प्रोडक्टिव लैंड है उसको ऑक्यूपाई किए जा रहे हैं तो फिर अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन भी हमारी इंक्रीज़ हो गई और लैंड भी श्रिंक हो रही, तो फिर भी पूरी कौम को जो खाना खा रही है अल्हम्दुलिल्लाह ताला का शुक्र है कि हर चीज़ सरप्राइज, डिफरेंट पॉलिसीज़ इश्यूज़ हैं और बहुत सारे कि हम अगर वैल्यू एडिशन की तरफ नहीं लेके जा रहे और उनको जो प्रॉपर हमारे जो भी हमारी प्रोडक्ट है उसके प्रॉपर स्टोरेज नहीं है, और फिर वो जो मेयर्स उसके लिए चाहिए जो पैकेजिंग है या स्टोरेज और बाकी सारी चीज़ें वो हमारे। तो डॉक्टर साहब, इन चीज़ों पे जो आपने अभी जिक्र किया पैकेजिंग का, बाकी चीज़ों का, उन पे काम के हवाले से बताएगा काम हो रहा है या आप उनसे मुतमईन नहीं है उस काम से? नहीं देखिए, वो हमारा वैसे नहीं, जो पैकेजिंग करनी है या जो वो तो आपसे निकल जाते हैं ना बात आगे। तो ये एक प्रोडक्ट, अब वेजिटेबल्स हैं, अगर मैक्सिमम आपकी वेजिटेबल्स हैं तो उसको अगर वो आते आते ही जब फील्ड्स से कंज्यूमर तक जानी है तो वो आते आते वो ख़राब हो जाए
उसका वो इसके जो मेयर्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो प्रोसीजर, उसको अगर आप फॉलो, फिर फ्रूट है, आप मुझे ये देखें कि आप चले जाएं बाज़ार या आप सब्ज़ी मंडी या फ्रूट मंडी यहाँ पे चले जाएं, तो इतना सरप्लस फ्रूट, मैं भी बाहर रहा हूँ, बाहर मुल्कों में भी, अगर आप भी कभी विजिट, इतना सरप्लस फ्रूट और जो वेजिटेबल्स और फ्रूट और वो सारी चीज़ें इतनी कहीं भी वो नहीं। आप ये मुझे बताएं, देखें कोई भी हमारी फैमिली का कोई मेंबर चला जाए, वहाँ पे जो जितने होता है कि जितनी किसी की रिक्वायरमेंट है उतनी वो लेता है। अगर 1 केला उसको चाहिए या 2 केले चाहिए तो वो लेता। तरबूज का जो 8वां हिस्सा वो उन्होंने रैप किया होता है, तो क्योंकि पेरिशेबल आइटम्स गलने सड़ने वाली हैं वो, तो फिर मेनली हमारे तो जो कभी किसी ने इस तरह का वो लिया ही नहीं। एक बड़ा वो तरबूज लेगा या 2 लेंगे, तो दर्जन 2 दर्जन हम केले लेंगे, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास फ्रूट नहीं। जो वेजिटेबल्स की तरफ देख लें आप, जितनी भी हर किस्म की वेजिटेबल्स आप, और हर रोज़ आप नई से नई वेजिटेबल। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान को खुद कफील कैसे किया जा सकता है ज़राअत के शोबे में? पाकिस्तान, मैं कहता हूँ कि जो बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं ना, पाकिस्तान खुद कफील है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको मैनेज करने की हमें मैनेजरियल लेवल पे हम जो है वो मार खा रहे हैं। करें। अब मैं इतना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम एक्सपोर्ट की अगर बात करें ना, इतना चीज़ें हम जो जितने भी केला ले लें, मैंगो ले लें, बाकी जितने भी फ्रूट्स हैं, उनको हम इतना जो है ना फ्रूट, उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये साथ हमारे मिडल ईस्ट है, 1 घंटे की फ़्लाइट है, रोज़ का रोज़ कार्गो आपका जाए, और लेकिन वो हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है। अभी तो डॉक्टर साहब किसान जो औसाफ डिजिटल के प्लेटफॉर्म से हमें और आपको किसान सुनेंगे, और वही जो है वो बात सारी जो है वो पहुंचेगी उन तक। तो हम थोड़ा सा लोकल लेवल की बात कर लेते हैं। अब जैसे हम अक्सर ख़बरों में भी पढ़ रहे होते हैं जी कि अमेरिका से या रूस से या कनाडा से या मुख्तलिफ ममालिक से गंदम आ रही है या कुछ आ रहा है, तो मतलब वो मुल्क पाकिस्तान से ज़्यादा ज़रख़ेज़ नहीं हैं, उनके पास वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी नहीं हैं जो अच्छी और हेल्दी होती हैं एक ज़राअत उगाने के लिए या ज़राअत के शोबे के लिए। पाकिस्तान के पास वो कंडीशंस हैं, फिर भी हम इम्पोर्ट करने पर मजबूर हैं, हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास, अगर आप इतनी अच्छी इन्वायरमेंट है, गिलगित से लेके आप ग्वादर तक आप चले जाएँ, जो माउंटेन्स हैं, वैलीज़ हैं, प्लेन्स हैं, डेजर्ट है, सारा कुछ आपके पास। लेकिन जो हमारी लैंड, अगर यूएस की बात करते हैं, जो भी उनके पास प्रोडक्टिव लैंड है वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो हमारी तकरीबन 8 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है वो पड़ी है ऐसे, उसको हम यूटिलाइज़ ही नहीं कर रहे। तो प्रोडक्शन तो उसी से आनी ना, जो फार्मर है या जो ओवरऑल जो हम प्रोडक्शन आप ये जो इम्पोर्ट करते हैं, फर्ज कर सोयाबीन एक्सपोर्ट कर, ये हमारा जो पोटवार रीजन, जो हमारी जो पंजाब के बहुत सारे एरिया, सिंध के बहुत सारे एरियाज़, और बलूचिस्तान इतना बड़ा, आप देखें अगर कैलकुलेट करें, इतनी ज़्यादा ज़मीन है और उसको हम यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। क्योंकि मलेशिया, डॉक्टर साहब, मलेशिया से कैनोला, उसकी वजह क्यों नहीं कर रहे? उसकी वजह ये है कि हम जो अपने वाटर रिसोर्सेज हैं वो उनको कंजर्व नहीं कर रहे, उसको प्रिजर्व नहीं कर रहे। हमारा जो पानी है, हर साल 25 मिलियन एकड़ फीट वाटर वी आर थ्रोइंग इनटू द ओशन। तो ज़मीन हमारी पास पड़ी है, पानी हमारा हम जो फेंक रहे हैं। तो अगर वो सारे अनटैप्ड जो रिसोर्सेज हैं उनको अगर हम यूटिलाइज़ आप करें, तो आपकी प्रोडक्शन, आपको किसी ज़रूरत ही नहीं कोई चीज़ बाहर से मंगवाने की। तो वो कैसे करना बात। अच्छा डॉक्टर साहब, कैनोला की बात आपने की, आपने फिर उसमें सनफ्लावर भी आ जाता है, और वो तेल खुदनी हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, हमारे घरों में भी इस्तेमाल हो रहा है, डेली बेसिस पे हो रहा होता है। मलेशिया पे हम बहुत इन्हिसार कर रहे होते हैं, हम दूसरे ममालिक पे बहुत इन्हिसार करें इन चीज़ों के ऊपर। हालांकि पाकिस्तान से रकबे के लिहाज से भी वो कम है, और एग्रीकल्चर लैंड की अगर बात की जाए, एनवायरमेंटल कंडीशंस की, तो वो भी उनसे पाकिस्तान के पास ज़्यादा बेहतर हैं। तो इस पर थोड़ा सा बताइएगा कि बीज के हवाले से हमारे पास काम नहीं है या हमारे वही मैनेजरियल इश्यूज़ ज़्यादा हैं? देखिए, मलेशिया की जो एनवायरनमेंट है ना, मलेशिया इंडोनेशिया से हम पाम ऑयल ले रहे हैं, ऑयल की बात कर रहे हैं ना। तो पाम ऑयल, एक तो मैं कहता हूँ कि ये आपकी तरफ से ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि पाम ऑयल ऐसा ऑयल है जो कि हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है। उसके अंदर जो फैटी एसिड्स हैं वो हम उसको रिफ़ाइन करके जो मर्ज़ी कर लें, उसके अंदर जो फैटी एसिड्स हैं ना, वो उनके जो मालिक्यूल्स वो जो हमारे बॉडी के एंजाइम्स हैं जिनको उनको डाइजेस्ट करना है और स्मॉलर मालिक्यूल में कन्वर्ट करना है,
वो कर ही नहीं सकते, उनके जो फैटी एसिड्स हैं वो हेल्थ के लिए वो बेहतर नहीं है। एक औसाफ डिजिटल के नाजरीन को हम ये पैगाम दें, क्योंकि बात हो सकता है आगे निकल जाए, तो ये पॉइंट हम ज़रूर नोट करवाना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब का ये कहना है कि पाम ऑयल जो इंडोनेशिया मलेशिया से पाकिस्तान बहुत बड़ी तादाद में इंपोर्ट करता है और जिससे हमारे ज़ाहिर बात है पैसे भी बहुत लगते हैं, जिसके अंदर वो हमारे हेल्थ के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। डॉक्टर साहब क्या कहना है, इट्स वेरी डेंजरस। तो डॉक्टर साहब उसका फिर ऑल्टरनेट मैं दूसरा ये, क्योंकि वहाँ की जो देखें उन्होंने अपना जो रिसोर्स जो उनके पास है वो कर रहे हैं, उनका जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है जो उसके मुताबिक पाम ऑयल मैक्सिमम हो सकता है और वो ग्रो कर रहे हैं और वो सेल कर रहे हैं। हमारे पास जो ज़मीनें हैं हम क्यों पाम ऑयल हम भी ग्रो कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये हमारे जो कोस्टल एरियाज़ हैं जो इन्वायरमेंट, लेकिन हम क्यों नहीं वो जो कैनोला को ग्रो करें, सनफ्लावर को ग्रो करें, और जो बेहतर है पाम ऑयल से जो ऑयल वो उस ऑयल को यूज़। डॉक्टर साहब इस पे हो रहा है काम ग्रो करने के लिए सनफ्लावर और अच्छा नहीं, वही तो मैं बात कर रहा हूँ। और फिर ऑलिव ऑयल है, जो ऑलिव के लिए भी हमने ये पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल ने एक प्रोजेक्ट लिया और जो 13 में PSDP का प्रोजेक्ट, अभी देखें पूरे पाकिस्तान में ऑलिव को हम प्रमोट कर रहे हैं और लगा भी रहे हैं और वो बेस्ट ऑयल है। अगर जो बेस्ट ऑयल मैं आपको बताऊं, अगर कोई फैट्स या जो कुकिंग ऑयल या एडिबल ऑयल अगर किसी ने खाना है ना, वो एक तो है देसी घी, दूसरा है ऑलिव ऑयल, ये दो चीज़ों के अलावा, और दूसरा ये जो है ना पाम ऑयल, जो कैनोला और उसकी सनफ्लावर की बात करते हैं, हमारे पास बहुत सारी ज़मीन है। आप जो बलूचिस्तान में जितनी मर्ज़ी ज़मीन पे लाखों एकड़ों पे अगर आप लगा लें सनफ्लावर, कैनोला लगा लें, लाखों एकड़ हमारे पास पड़े हैं। तो अभी चोलिस्तान का भी जैसे स्पेशल इनिशिएटिव के गवर्नमेंट का जो स्पेशल इनिशिएटिव का एक जो वो है ये काउंसिल बनाई, तो उसमें भी यही है कि जो रिसोर्स है जो हमारी जो ज़मीन है जो जिसको हम यूटिलाइज़ नहीं कर रहे और कर सकते हैं, तो वहाँ पे अब ये जो जितनी भी लैंड है ना, इसमें आप कैनोला और सोयाबीन और जो सनफ्लावर अगर उगा लें तो आपको जो 4-5 बिलियन US$ का जो ऑयल बाहर से मंगा रहे हैं वो भी पाम ऑयल, तो उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़नी कि हम नाज़रीन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा बताना है डॉक्टर साहब का कि अगर पाकिस्तान में सनफ्लावर और कैनोला जो है वो उगाना शुरू कर दें और ज़मीन बहुत ज़्यादा है, उसको उगाया जा सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। और पाकिस्तान में जो माहौल है, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो भी बहुत बेहतरीन है, उस पर भी कोई इशू नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब ज़राअत की वाटर रिसोर्सेज जो है ना, ये आपके सबको वैसे पता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा और ये कहना चाहिए कि जो पानी है ना हमारा बलूचिस्तान में, जो कैचमेंट एरिया में पानी जो रेन वाटर हार्वेस्ट, वो सारा जब बारिश होती है सारा उसके छोटे छोटे अगर रेजरवायर बना लें, तो बलूचिस्तान का एरिया ऐसा है कि जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हम जैसे ग्रेप्स है, एप्पल है, और जो नट्स हैं, और बाकी जितने भी पीचेस और ये जो आलू बुखारा, बहुत सारे जो अनार है, तो ये सारी, और फिर ये ऑलिव वहाँ के इन्वायरमेंट के हवाले से, तो ये एक तो वो पानी, और एक ये वाला जो पानी जो हमारा इंडस बेसन से जो समंदर से में जो जाके देखे ना, जब इतने फ्लड, एक तो फ्लड जो है ना वो आपका वो सारी चीज़ों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर रहा है, क्राफ्ट्स को वो डैमेज कर रहा है, और फिर पानी के जो है वो अपना ज़ाया कर रहे हैं। ज़राअत की अगर बात की जाए तो ज़राअत में पोल्ट्री भी आती है, ज़राअत में फ़िशरीज़ भी आती हैं, लाइफ स्टॉक भी आता है, फसल भी आती है, और टेक्नोलॉजी भी आती है, जैसे ट्रैक्टर्स हैं, बाकी और सारी मशीनरी है जो ज़राअत के लिए इस्तेमाल होती है। तो पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें जो ज़राअत के अंदर आती हैं, उनको आप किस तरह से देख रहे हैं? उनकी मज़ीद डेवलपमेंट के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए? देखिए पाकिस्तान में ओवरऑल अगर स्मॉल लैंड होल्डर हैं, जो हमारा फार्मर है, किसान जिसकी स्मॉल, तो उसमें जो अगर सारी हम चीज़ें अगर मैकेनाइजेशन की तरफ चलें, तो उसके एक तो ये है कि स्मॉल मशीनरी छोटे किसान के लिए, छोटी जो मशीनरी है जो सारे जापान और कोरिया और वहाँ पे इस्तेमाल करें, एक तो वो हमें जो इस्तेमाल करनी चाहिए और उसको प्रमोट करना चाहिए। अगर 2-3 एकड़ है और इतना बड़ा ट्रैक्टर हमारा चल रहा है, तो ये जो एक ट्रेडिशनल हम तरीक़ों से काम कर रहे हैं ना, उससे हट के वो थोड़ा सा चले। और फिर जो ये जो अभी टनल फार्मिंग, जो छोटे जो टनल इरिगेशन है, टनल फार्मिंग है, फिर RDI जो रिस्पॉन्सिव ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, और फिर आर्चर्ड, तो एक उसमें जो आपको पानी की भी कम इस्तेमाल होगा, और वो फिर थोड़ी ज़मीन से आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को उगा सकते हैं। जो छोटा किसान है वो मैक्सिमम बेनिफिट ले सकता है जितने भी उसके पास वो रिसोर्सेज हैं।
ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बता दीजिएगा, ज़राअत में ख़ुद किफ़ालत के लिए पाकिस्तान को किन चीज़ों पर, स्पेशली ज़राअत के शोबे में किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है? तो देखिए ये जो जो ओवरऑल अगर हम देखें ना, सीड से लेके हार्वेस्ट तक जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। ये ओपन एयर इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर, और उसमें अगर एक तो जो मैं बात कर रहा था रिसर्च के हवाले से, तो जो सीड है वो मैक्सिमम और अच्छा जो पोटेंशियल वाला सीड वो हमें डेवलप करने की ज़रूरत है, और जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट वो कर भी रहे हैं। फिर वेजिटेबल्स के जो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, वो भी इतनी कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। जो पोटैटो की हम बात करते हैं, तो जो टिशू कल्चर से न्यूक्लियस सीड अगर हम टिशू कल्चर से वो बनाए, जो हॉलैंड से हम इतना बड़ा ले रहे, वो भी हम यहाँ पे वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे अगर सारे काम करें, फिर आगे इसके बाद है जो इनपुट है, जो फर्टिलाइज़र है, वो मैं समझता हूँ कि वो थोड़ी जो फार्मर की अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, या एक तो अवेलेबल होनी चाहिए और फिर अफोर्डेबल हो फार्मर को। और फिर जो मशीनरी है, जो मैकेनाइजेशन, हार्वेस्टिंग आपने सोइंग करनी है या हार्वेस्टिंग करनी है, या ओवरऑल जो उसके ऑपरेशन में आपको रिक्वायर्ड, तो वो भी अगर छोटे किसान को बेहतर से बेहतर हम वो फ़ायदा दे सके, तो फिर हमारी ओवरऑल जो प्रोडक्शन के में जो मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने हॉलैंड की बात की कि पाकिस्तान बहुत बड़ी तादाद में बीज और चीज़ें मंगवा रहे हैं वहाँ से, तो हाइब्रिड बीज पे हम जा रहे हैं, आपने उसकी भी बात की है। तो देसी बीज, हाइब्रिड बीज, एक आम बीज जो होता है हमारा, उससे हाइब्रिड बीज पर आना, और हाइब्रिड बीज कितना फ़ायदा दे रहा है, और बाहर से जो हम मंगवा रहे हैं, हम देसी तौर पर प्रोड्यूस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जी, जो हमारा जो है ना सीड, जैसे वैरायटी होती है ना, एक आम वैरायटी, ओपन पोलिनेटेड वैरायटी हम उसको कहते हैं, वो वैरायटी और हाइब्रिड में यही फ़र्क है कि हाइब्रिड की जो यील्ड है ना, वो ज़्यादा आती है, मोर देन डबल भी हो जाती है। जो वैरायटी है वो आहिस्ता आहिस्ता डिटेरियोरेट हो जाती है। तो हाइब्रिड बनाना हम भी काम कर रहे हैं। हाइब्रिड बनाना भी इतना कोई वो मुश्किल नहीं कि हम बाहर से क्यों सीड मंगाएं। तो लोकली भी हम जितने भी हमारे साइंटिस्ट रिसर्चर को मैं अक्सर ही कहता हूँ कि हम यहाँ पे, और फिर दूसरा ये है कि प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर है वो उसको ये चाहिए कि जो हमने रिसर्च की या वो भी रिसर्च करें, तो उसको मैक्सिमम स्केल अप करें। और जो इम्पॉर्टेंट ये है कि फार्मर को जो अफोर्डेबल और सस्ती चीज़ें अगर फार्मर को मिले, तो फिर ताकि उसकी भी एक अपना बिजनेस है, अपना उसकी इकनॉमिक्स है, उसको भी मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अफोर्डेबल चीज़ों की बात की, तो आपका 2018 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2008 में पैक्टो के इदारा बना था, एक पैक्टको के नाम से। तो उस पैक्टको इदारे का काम ये था कि आई थिंक एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो लोगों तक पहुँचाना, उनको अवेयर करना चीज़ों के बारे में, उन्हें शऊर, आगाही पहुँचाना, उनको इस बारे में, उनको इस्तेमाल तक के लिए उनको इस काबिल बनाना। तो उस इदारे को आप कैसे देख रहे हैं? 2008 से आज काफ़ी अरसा हो गया, तो उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। जी, उसका यही है कि वो उसका मैंडेट भी यही है, और वो हमारी टेक्नोलॉजी जैसे ऑलिव की है, ऑलिव प्रोडक्ट को, और जो हनी है हमारा, हनी को, और जो हमारे ये बीज हैं सब्जियों के, वो छोटे छोटे पैकेट्स में, वो भी, और जो ओवरऑल हमारी वैरायटीज़ की जो डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, उनकी जो स्केल अप करना है, तो वो उस तरह से वो काम कर रहे हैं। लेकिन वो पूरे पाकिस्तान के हवाले से देखें, वो छोटा सा वो भी अदारा, इसी तरह और भी प्राइवेट सेक्टर, तो जितनी भी हमारी वैरायटीज़ हैं उसको मल्टीप्लाई करके वो जो वैरायटी या हमारी प्रोडक्ट या जो भी हमारी इनोवेशन, उनको आगे जो कंज्यूमर तक और जो फार्मर तक वो चीज़ों को वो पहुँचा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, PARC हो गया, NARC हो गया, पेटको हो गया, आपसे रिलेटेड जो झेली इदारे हैं वो भी हो गए। तो बजट के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा, जो बजट असाइन किया जाता है वो बहुत है, या आप कहेंगे कि अभी कम है, या होना चाहिए ज़्यादा? क्योंकि अगर ज़राअत को मज़ीद बेहतर बनाना है, उसकी परवरिश, उसके नशोनुमा को हमने मज़ीद बेहतर करना है उसके लिए, तो जो ओवरऑल, जो जैसे मैंने पहले बात की, रिसर्च के हवाले से जो बजट जो है ओवरऑल, चूँकि सारे डिपार्टमेंट्स का यही हाल है, तो रिसर्च के हवाले से जो बहुत कम बजट मिलता है। अगर हम कंपैरिजन करें अपने जो नेबर कंट्रीज़ हैं, तो उस सबसे कम जो इंडिया, बांग्लादेश या भूटान या छोटे छोटे श्रीलंका, जो सार कंट्रीज़ में इवन सबसे कम इन्वेस्टमेंट हमारी रिसर्च पे। तो इसके ऊपर बहुत फोकस करने की ज़रूरत है कि रिसर्च में हम मैक्सिमम जितना जो बजट मिलता है, बजट तो यही है कि जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनको उनकी सैलरीज पूरी होती हैं, या जो भी हमने जो हमारे कंज्यूमेबल
जो यूटिलिटी के बिल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, गैस बिल है, और इसी में पूरे हो जाते हैं, या फिर ये सैलरीज में। तो एक पैरेलल जो रिसर्च के हवाले से जो एक कंटिन्यूस और सस्टेनेबल जो बजट है वो रिक्वायर्ड है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स में हमें बजट मिलता है रिसर्च के वाले से, लेकिन पीस मील में जो रिसर्च नहीं होती। कभी 3 साल का एक बजट प्रोजेक्ट मिल गया उससे रिसर्च, तो रिसर्च एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और इसका एक कंटिन्यूस बजट होना चाहिए हर साल के, ये 3 साल 4 साल 5 साल, ताकि ये इस तरह से नहीं, ये एक कंटिन्यूस। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कंटिन्यूस प्रोसेस है और इसको मुसलसल होना चाहिए, इसको मुतवातिर तौर पे रहना चाहिए। बजट इसका रिसर्च का एक कंटिन्यूस और मैक्सिमम बजट रिसर्च पे होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ज़राअत की आपने ख़ुद किफ़ालत की बात भी कर ली, हमने आपसे जो है वो बाकी चीज़ों की बात कर ली, बीजेस की भी बात कर ली कि बीज जो है पाकिस्तान के हवाले से। आपने एक और बात की कि आपने कहा कि पाकिस्तान के पास बजट दूसरे ममालिक के मुकाबले में बहुत कम आता है। अब इंडिया का जो पंजाब है, इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, इंडिया की आबादी हमसे 3-4 गुना ज़्यादा है, और वहाँ पर जो इंडियन पंजाब है वो पूरे भारत को मतलब वो फूड सप्लाई करता है, उसको बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो हमारा पंजाब पाकिस्तान को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, बल्कि हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं चीज़ें। सिर्फ पंजाब के नहीं है कि सिर्फ पंजाब में सारी प्रोडक्ट, मतलब मेनली वो पंजाब तो ठीक है प्रोडक्ट लैंड है। अभी तो उन्होंने वो देखे जो राजस्थान है, सारा राजस्थान उन्होंने आबाद कर लिया जी। उनका जो सहरा था उस पर उन्होंने ड्रिप इरिगेशन और बाकी चीज़, जो भी वो पानी जो सारा हमारा वो लेके तो उधर चले गया, वो सारा उन्होंने आबाद कर लिया। हमारा जो थर है, थर के अगर इधर थर है उधर उनका राजस्थान है, तो राजस्थान उन्होंने बात कर लिया, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम भी थर को आबाद कर लें। तो ये, और दूसरी जो एक और बात जो मैंने वो नहीं की कि हमारी जो यहाँ की रिसर्च के हवाले से अभी आज ही हमने जो वैरायटी जो हमारी अप्रूव हुई हैं और उनको जो मैंने प्रेजेंटेशन दी हमारे मिनिस्टर साहब को भी, तो इस बात की ज़रूरत है कि रिसर्च के ऊपर अगर इन्वेस्ट करें तो हमारी जो यील्ड इसीलिए नहीं आगे बढ़ रही कि जो वैरायटीज़ 30, 40, 50 वो, तो जो नई टेक्नोलॉजी से हम जो DNA बेस्ड टेक्नोलॉजी से हम अगर वैरायटी डेवलपमेंट करें तो 100 मन से जो 40 मन दे अगर कर रहे हैं तो 100 मन से तो पर एकड़ जो यील्ड जो है ना, जो 40 मन ले रहे हैं तो 100 मन ले लें। तो जो इसी तरह जो हमने यहाँ पोटैटो सीड के न्यूक्लियर सीड, उसमें भी जो आप यील्ड को डबल कर सकते हैं अगर जो वो सीड जो न्यूक्लियर सीड जो थ्रू टिश्यू कल्चर के साथ वो आगे आप लेके जाएं। तो और डॉक्टर साहब कुछ डिफरेंट आप लोग अभी आज आपका जैसे सेमिनार भी हुआ, आपने उसका जिक्र किया कि उसमें आप लोगों ने बीजों की काफ़ी वैरायटियों को मतलब दिखाया भी, और हाँ हमने जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हमने इंट्रोड्यूस की हैं, और ये पिछले साल भी और आगे भी इंशाल्लाह मैक्सिमम पाकिस्तान की वो प्रोडक्शन होंगी ये अगर हाई यील्डिंग जो हमारी वैरायटी जब इंट्रोड्यूस होंगी तो। अच्छा डॉक्टर साहब, हाई यील्डिंग वैरायटी जो है उससे क्या फ़र्क पड़ने जा रहा है पाकिस्तान की ज़राअत? वो यही है ना कि अगर फार्मर एक एकड़ से अगर 40 मन ले रहा है तो वो अगर 100 मन लेगा, एक तो फार्मर को एक रिटर्न आएगा, और एक ओवरऑल प्रोडक्शन हमारी अगर जो टोटल जो प्रोडक्शन अभी मेरे जहन में नहीं है कि टोटल प्रोडक्शन राइस की कितनी है, तो वो हमारी कम एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन हम ले सकते हैं। और वीट की वैरायटीज़ भी इसी टेक्नोलॉजी से हम नेक्स्ट ईयर हमारी वैरायटीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। शुगर केन भी हमारी बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कि जो शुगर केन भी, तो शुगर केन की वैरायटी भी तो बात यह है कि रिसर्च पे अगर इन्वेस्ट करें और न्यू टेक्नोलॉजी से आप रिसर्च करें और अपनी प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करें एट पार विद जैसे इंटरनेशनल अदारे वो कर रहे हैं, तो कोई ऐसी कोई मसला नहीं है कि हम अपना वो नहीं कर सकते। लेकिन इसके ऊपर ज़रूरत इसी बात की है कि हम मैक्सिमम हम अपना जो है इन्वेस्टमेंट करें रिसर्च के ऊपर, रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट की जाए, ये डॉक्टर साहब का कहना है। अच्छा डॉक्टर साहब, मज़ीद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ हम जा रहे हैं, जैसे आपका इदारा है, आपने बताया कि आज भी आप लोगों ने हाई यील्डिंग जो है वो चीज़ों को पेश किया, सारा कुछ किया है, मतलब इस हवाले से मज़ीद अगले साल, उससे अगले साल या आने वाले वक्त में आप लोगों की किस तरफ ज़्यादा काम हो रहा है? क्या सरप्राइज़ एग्रीकल्चर के हवाले से आप पाकिस्तान को देने जा रहे हैं, सरज़मीन को पाकिस्तान के और किसानों?
देखिए ये जैसे मैं वैराइटीज़ की बात कर रहे हैं कि तो 10 साल 15 साल, क्योंकि वैराइटीज़ हम हर साल 4-5 नई वैराइटीज़, पूरा जो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम है या जो प्रोविंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी काम कर रहे हैं। तो 5-6 वैराइटीज़, जस्ट वीट की एग्जांपल दूं तो 5-6 वैराइटीज़ हर साल हम नई इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू द सिस्टम। तो अगर पुरानी वैरायटी डिटेरियोरेट हो जाती हैं, उनमें कुछ और इश्यूज़ आ जाते हैं, डिज़ीज़ का इशू आ गया और कुछ जीन ब्रेक्स हो जाते हैं, तो उनको फिर हम नहीं, तो ये एक जो है कि जो नेक्स्ट ईयर्स की हम बात करते हैं तो वो मैं समझता हूँ कि अगर आज हमने ये इस तरह की वैराइटीज़ हाई यील्डिंग दी है तो इससे बेस्ट अगर अगले साल और उससे अगले जो पाइपलाइन में, और ये राइस की है, वीट की अभी हम वो करेंगे, फिर दूसरी जो वेजिटेबल्स और दूसरी क्रॉप्स हैं, जब कैनोला के ऊपर हम काम कर रहे हैं, सनफ्लावर की वैराइटीज़, हम सोयाबीन को हम मैक्सिमम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये साथ साथ वैराइटीज़ नई से नई हर साल हर क्रॉप की वैराइटीज़ को हम अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम और आप भी देही इलाकों से हैं और जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं जो जिसके पास कम ज़मीन है, जिस किसान के पास, या बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, वो सुबह फजर के वक्त उठते हैं और असर तक वो उनका काम जारी रहता है और रात को पानी शानी लगाना, ड्यूटियाँ उनकी चल रही होती हैं। एक जो किसान है, जो एक बेचारा आप कह लें कि जो बहुत मेहनत करता है और कम ज़मीन कम रकबे वाला किसान है, उसकी बेहतरी के लिए या वो इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से फ़ायदा उठा के कितना आगे जा सकता है, या उसकी बेहतरी के लिए इदारा क्या कर रहा है? ये जैसे पहले भी मैंने बात की तो क्योंकि जो रिसर्च है, हम तो ये है कि स्मॉल फार्मर से लेके सारी जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ को इसीलिए इंट्रोड्यूस करें और इंडिजिनाइज जो वैराइटीज़ बना रहे हैं ताकि किसान को सस्ता से सस्ता सीड और वो सारा वो। लेकिन डॉक्टर साहब, आम किसान तक ये चीज़ें पहुंच नहीं रही या उसको ये इस्तेमाल करनी नहीं आ रही? ऐसी बात नहीं है। अब जो किसान हमारा जो है ना वो बहुत अवेयर हो गया, हर चीज़, वो जितने वेजिटेबल्स वो ग्रो कर रहा है या क्रॉप्स अपनी वो ग्रो कर रहा है। और एग्रीकल्चर ऐसी एक चीज़ है कि मैं कहता हूँ कि अगर किसान जो देहात में है उसके पास कोई ज़मीन है तो उसको तो कोई भी अगर 1 एकड़ भी है ना उसके पास, तो मैं कहता हूँ एक नमक के अलावा उसको तो कोई चीज़ बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा भी होता है कि पाकिस्तान की बड़ी हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट्स होती हैं जो आप लोग मेहनत करके बीज बनाते हैं या वो उसमें रिफ़ाइन कुछ करते हैं और वो किसान उगाता है और हमसे हमसाया मुल्क हमारा भारत भी और बाकी ममालिक भी सस्ते दामों ख़रीद के तो वो दुबई में, यूके में, दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में महंगे दामों अपने टैक्स लगा के बेच रहे होते हैं। ये तो है। अब ये तो पॉलिसी इश्यूज़ हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन के कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं। तो डॉक्टर साहब, इसको आप एड्रेस नहीं, इन चीज़ों को आप एड्रेस नहीं करते कि आप लोगों की मेहनत जो है वो कोई और लेके जा रहा है? हम तो बात कर सकते हैं जैसे आज बात कर रहे हैं तो कि जो हमारी प्रोडक्ट्स को के ऊपर मैं कहता हूँ कि जहाँ पे भी पाकिस्तान में जो भी प्रोड्यूस मैंगो है या राइस है या जो यहाँ की प्रोडक्ट है उसके ऊपर पाकिस्तान की ही स्टैंप लगनी चाहिए। और जो फाइटोसैनिटरी इश्यूज़ हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं तो पाकिस्तान की स्टैंप लगा के ताकि दुनिया को ये पता चले कि ये पाकिस्तान की ये प्रोडक्ट और ये इतनी अच्छी प्रोडक्ट है। अब ये है कि अब यहाँ जैसे राइस है हमारा, वहाँ पे चला जाता है और वहाँ पे किसी और मुल्क की स्टैंप लग जाती है या कोई भी और किसी प्रोडक्ट। उससे डॉक्टर साहब फिर हमारी जो पाकिस्तान की कम्युनिटी वो बड़ी डीमोरलाइज होती है। हमारे दोस्त हैं, हमारे कज़न्स हैं, जो लोग फैमिलीज़ बाहर रहती हैं, तो वो ये कहते हैं पाकिस्तान का नाम कहीं नज़र नहीं आता इन चीज़ों में। अब वहाँ पे तो ये अब हमारे हाथ में तो नहीं है ये चीज़, लेकिन होना तो यही चाहिए कि जैसे मैंगो है हमारा जा रहा है उसके पाकिस्तान लिखा होना चाहिए, राइस हमारा जा रहा है तो उसके पाकिस्तान की वो स्टैंप लगनी चाहिए, और ताकि उसको पाकिस्तान ही मैक्सिमम उसका बेनिफिट वो ले ना, जो जितना भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका जो रिटर्न है वो पाकिस्तान में वो वापस आए। तो ये इसमें हमारा काम के रिसर्च, जैसे अभी मैं आपको रिसर्च की ओवरऑल बात करूँ, अभी कीवी को हमने इंट्रोड्यूस, स्ट्रॉबेरी है ना, आप खाते हैं ना, तो अभी बहुत शौक से 30 साल पहले पाकिस्तान में नहीं होती थी। ये पीआरसी है, इसने पीआरसी ने इंट्रोड्यूस कर दी स्ट्रॉबेरी, अब पूरे पाकिस्तान में स्ट्रॉबेरी है। फिर अभी हम ये एवोकाडो को हमने, एवोकाडो कम है डॉक्टर साहब पाकिस्तान, अब वो हमने इंट्रोड्यूस किया है, अब लोग लगाएं उसको, 4-5 साल के बाद पौधे को लगता है हमारे हमसे तो ज़्यादा वो अफ्रीकी मुल्कों में बहुत उगा रहे हैं एवोकाडो और बेच रहे हैं। हम भी यही कर रहे हैं। अब लोगों में ये अवेयरनेस आ रही है मैक्सिमम जो उसका फ्रूट। और फिर दूसरा ये जो अभी कीवी को हमने इंट्रोड्यूस किया है, कीवी भी पाकिस्तान में नहीं थी, तो रिसर्चर या एज ए जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, एक तो नई इंट्रोडक्शन है, नई क्रॉप्स की और फ्रूट्स की हम इंट्रोडक्शन, और फिर दूसरा ये है कि इसको
ताकि आगे मैक्सिमम फार्मर तक जाए और वो इस तरह हाई वैल्यू क्रॉप से भी उसको मैक्सिमम रिटर्न मिले। अच्छा डॉक्टर साहब, अब सम अप करते हैं। अब ये बताइएगा कि आपने कहा कि जो अब किसान है हमारा, एक आम किसान है, उस तक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स पहुंच रही हैं, तो मज़ीद इनकी बेहतरी के लिए इनको क्या करना चाहिए? आप लोगों से राब्ते में रहना चाहिए, या आप लोगों की जो चीज़ें आप लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उनको किस तरह से वो मज़ीद अपडेट रह सकते हैं, ये सारा थोड़ा सा बता दीजिए। ये अवेयरनेस की तो ज़रूरत है और कैपेसिटी बिल्डिंग की भी, कि जो नई टेक्नोलॉजीज़ को फार्मर तक पहुंचाया जाए। हमारा जो यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है उसमें हम ट्रेनिंग भी देते हैं, और जो मैक्सिमम जो फार्मर फील्ड पे हमारे जो साइंटिस्ट जाके किसानों को इकट्ठा करके यहाँ पे अपनी डेमोस्ट्रेशन भी देते हैं, फील्ड प्लांट्स भी लगाते हैं। तो यहाँ पे फार्मर को हम इनवाइट करते हैं और फील्ड में भी जाके उनको वो बताते हैं। आज भी जब हमारा ये सेमिनार था, इसमें भी मैंने सारे फार्मर्स को, प्राइवेट सेक्टर को, सबको बुलाया था ताकि सबको इस बात का पता चले। और जब हमारी प्रोडक्ट फील्ड में जाती है तो वहाँ पे भी हमारे साइंटिस्ट वो वन डे एक वर्कशॉप सेमिनार करते हैं ताकि सारी जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ और उसको प्रॉपर फार्मर को अवेयर कर सके कि कौन सी डिजीज़ है, कौन सा इंसेक्ट है, कौन सी वैरायटी लगाएं, किस टाइम पे लगाएं, ताकि जो उसको मैक्सिमम बेनिफिट वो फार्मर ले। जी नाज़रीन, नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर में आज हम मौजूद थे और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से हमारी बात हो रही थी, जो इस वक्त चेयरमैन भी हैं। उनका ये बताना है कि पाकिस्तान भी ख़ुद कफ़ील हो सकता है अपने ज़राअत के शोबे में। जैसे अगर भारत राजस्थान को डेवलप कर सकता है, उसमें पानी पहुँचा सकता है और ज़राअत वहाँ पर उगा सकता है, तो हमारे जो सहरा हैं उनको भी आबाद किया जा सकता है और जो सोसाइटीज़ बन रही हैं उनको रोका जा सकता है और एग्रीकल्चर को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। और किसान जो है वो अपने आप को अवेयर करके, अपने आप को अपडेट रखकर और डॉक्टर साहब के इदारे की रिसर्च जो है और उससे मुस्तफ़ीद होकर बहुत आगे तक जा सकता है। और उनका ये भी कहना है कि हाई यील्डिंग जो क्रॉप्स हैं वो बहुत जल्द पाकिस्तान में अब मज़ीद जो है वो बढ़ जाएंगी। इन्होंने ये भी बताया कि पहले पाकिस्तान में स्ट्रॉबेरी नहीं होती थी, कीवी की प्रोडक्शन नहीं होती थी, एवोकाडो की प्रोडक्शन नहीं होती थी, और अब वो भी हो रही हैं। मज़ीद डॉक्टर साहब ने ये भी कहा है कि मज़ीद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो उनको अपनाया भी जा रहा है, उन पर रिसर्च भी हो रही है। हाँ, रिसर्च का इन्होंने ये भी कहा कि रिसर्च जो है वो उसके लिए बजट ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि रिसर्च का इतना बजट नहीं होता और जितना बजट होता है वो सारा पेज के अंदर निकल जाता है। तो अगर किसी इदारे को इतना बजट मिलता है कि वो सिर्फ तनख्वाहों में ही निकल जाए तो रिसर्च तो फिर नहीं हो सकती। और आजकल डॉक्टर साहब ने एक और बात की कि आजकल का जो दौर है वो है ही सारा रिसर्च का और एडवांसमेंट का, और अगर इसमें हम कामयाब नहीं होते तो फिर हम कामयाब नहीं हो सकते। आपके साथ आज के नशिस्त का इख्तिताम करते हैं और अगले टॉपिक के साथ आपके साथ फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे। दिस इज़ हसाम हैदर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान पाइंदाबाद।